हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज सितंबर 25 मंडे को जो आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे वो इंडियन एक्सप्रेस और हिंदू दोनों से लिए गए हैं। जो आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे वो है पॉलिटिसाइजिंग एक्सचेंज। ये आर्टिकल इंडो चाइना बॉर्डर कन्फ्लिक्ट के ऊपर है। नेक्स्ट आर्टिकल जो हम डिस्कस करेंगे वो है फाइव आइज अलायंस। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस किया जाएगा वो है फुकुशिमा न्यूक्लियर वेस्ट वाटर कंट्रोवर्सी। और जो हमारा लास्ट आर्टिकल है वो है होशाला टेम्पल आर्किटेक्चर के ऊपर, जो रिसेंटली यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट में इंक्लूड किए गए हैं। इसके अलावा दो आर्टिकल और आए हुए थे। एक मिडिल ईस्ट कॉरिडोर के ऊपर आया हुआ था, वो ऑलरेडी हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। सिमिलर आर्टिकल आया हुआ है द हिंदू में, और एक और आर्टिकल आया है साइमल्टेनियस इलेक्शन के ऊपर, वो भी हम लगातार डिस्कस कर चुके हैं कई आर्टिकल्स में। तो वो आर्टिकल हम लोगों ने कवर नहीं किए हैं। उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे वो सारे कवर कर लिए गए हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, GS3 पेपर का रिव्यू किया गया है हमारे द्वारा। एक बार आप वो रिव्यू देख लीजिए। आपको GS3 की प्रिपरेशन कैसे करनी है उसमें बताया गया है। साथ में जो क्वेश्चंस है उसे भी डिस्कस किए गए हैं। साथ में आप लोग जो है हम लोगों का चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। अगर आप लोगों को कंटेंट पसंद आ रहा हो, आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मिल रही हो, तो आइए शुरू करते हैं हमारा आर्टिकल डिस्कशन। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है पॉलिटिसाइजिंग एक्सचेंजेस। ये आर्टिकल द हिंदू में आया हुआ है और GS2 के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। इंडो चाइना बॉर्डर कन्फ्लिक्ट जब भी आएगा, आपको ये पॉइंट्स जो इसमें दिए हुए हैं आपको इंक्लूड करना होगा। क्या है आर्टिकल अलग से डिस्कस करेंगे। शुरुआत करते हैं इंडिया चाइना बॉर्डर कन्फ्लिक्ट से। इंडिया चाइना का बॉर्डर कन्फ्लिक्ट बहुत समय से चल रहा है। 1962 वॉर हुई, उसके बाद रीसेंट इवेंट्स की बात करते हैं। 2017 में डोकलम हुआ था, जो कि किस किस के बीच का डिस्प्यूट था, इंडिया, चाइना और भूटान का। ये डिस्प्यूट तो रिजॉल्व हो गया था, लेकिन 2020 में सबसे बड़ा जो क्लैश हुआ 1986 के बाद, वो कौन सा था, गलवान वैली क्लैश, जिसमें हमारे 20 जवान मारे गए और उनके अनगिनत जवान हम लोगों ने मारे, जो वो कंसीड करने के लिए तैयार नहीं हैं। गलवान वैली क्लैश होने के बाद चाइना जो है इंडिया के बॉर्डर में ट्रांसग्रेशन करने लगा, घुस आया। इंडिया चाहता था कि ये पोजीशन को बदली जाए। अप्रैल 2020 गलवान वैली क्लैश के पहले वाली पोजीशन को वापस क्या किया जाए, वापस स्टेटस को लाया जाए। ठीक है, 2020 के पहले वाली, मतलब जो जहाँ पहले बॉर्डर में थे वो वाली पोजीशन वापस लाई जाए। तब तक के इंडिया और चाइना के रिलेशन नॉर्मल नहीं हो सकते, ऐसा इंडिया का कहना है। और उसके बाद से रिलेशन लगभग डिटेरियोरेट हो रहे हैं, साल दर साल और वर्सन हो रहे हैं। हालांकि डिसएंगेजमेंट चल रहा है, बहुत जगह से चाइना वापस जा चुका है, बहुत सारी जगह में अभी भी डिस्प्यूट बना हुआ है। ये बेसिकली हमारा क्या था, कन्फ्लिक्ट था। उसी कन्फ्लिक्ट में एक और एपिसोड जुड़ चुका है। क्या एपिसोड जुड़ चुका है, अभी एशियन गेम्स होने वाले हैं। ये आपके लिए स्टेट PCS के लिए इम्पॉर्टेंट है। 19th एडिशन ऑफ एशियन गेम्स होस्टेड बाय चाइना। कहाँ पर हो रहा है, हांगजू में। ठीक है, तो हांगजू में क्या हो रहा है, एशियन गेम्स हो रहे हैं। कौन सा एडिशन, 19th एडिशन, मतलब चाइना होस्ट कर रहा है। और क्रिकेट सबसे पहली बार इस एडिशन में इंक्लूड किया गया है और इंडिया भी गया है खेलने एशियन गेम्स। ठीक है, इंडिया ने अपनी B टीम भेजी है, एशियन गेम में फर्स्ट टाइम इंक्लूड किया है। ये सारी चीज़ें आपको स्टेट PCS में पूछ सकते हैं, एकदम स्टैटिक चीज़ें हैं और आपको आ सकती है। इसी दौरान जो है, जब इंडिया ने अपने प्लेयर्स भेजा था, तो अरुणाचल प्रदेश के 3 प्लेयर की जो विज़िट है उसको कैंसिल कर दिया गया। वो तीनों प्लेयर क्या खेलते थे, वुशु, मतलब वुशु प्लेयर थे। वुशु मतलब होता है कुंगफू। कुंगफू प्लेयर जो है हमारे 3 अरुणाचल प्रदेश के जो एथलीट्स थे, उनको एक्रीडेशन था ट्रैवल करने का, उसके बावजूद भी उनको ट्रैवल करने से मना कर दिया गया। इसके प्रोटेस्ट में हमारे जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं अनुराग ठाकुर, उन्होंने अपनी चाइना की जो विज़िट है उसको लास्ट मिनट में कैंसिल कर दिया। प्रोटेस्ट एज अ मार्क ऑफ प्रोटेस्ट। ये पहली बार नहीं हो रहा है, इसके पहले वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में भी जो है चाइना ने इसी तरह की हरकत की थी। 3 वुशु प्लेयर जो अरुणाचल प्रदेश के थे, उनको स्टेपल वीज़ा इशू किया था। हालांकि उन्हें वीज़ा की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि उनका डिजिटल एक्रीडेशन पहले ही हो चुका था। उन्हें ऑलरेडी जो है सारे क्लियरेंस मिल चुके थे ट्रैवल करने के लिए। उसके बावजूद भी जो चाइना है उसने उन्हें स्टेपल वीज़ा क्या किया, इशू किया। अब स्टेपल वीज़ा क्या होता है इसकी बाद में बात करेंगे। तो बीजिंग जो है जनरली इस तरह की चीज़ें करता आ रहा है पहले से, और अभी रिसेंटली तो ज़्यादा कर रहा है। जियोलॉजिकल पॉइंट, जो अपने जियो पॉलिटिकल पॉइंट हैं वो स्कोर करने के लिए, इंडिया से सेटल करने के लिए स्कोर। ठीक है, गवर्नमेंट का कहना है ये पहले से ही टारगेटेड एक्शन है और प्रीमीडिएटेड है।
पहले से ही टारगेटेड हैं, पहले से डिसाइडेड हैं कि इनको नहीं आने देना है अरुणाचल प्रदेश के प्लेयर्स को। ऐसा डिस्क्रिमिनेशन क्यों हो रहा है, क्या रीज़न्स है, स्टेपल्ड वीज़ास क्या हैं, इन सब की बात की जाएगी। अब शुरू करते हैं स्टेपल्ड वीज़ा से। ये आज का कॉन्सेप्ट है ना, सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्टेपल्ड वीज़ा। बेसिकली स्टेपल्ड वीज़ा होता क्या है, सिंपली एन अनस्टैम्प पीस ऑफ पेपर दैट इज़ अटैच्ड बाय पिन और स्टेपल्स टू अ पेज ऑफ पासपोर्ट एंड कैन बी डिटैच एट विल। क्या होता है, आपको वीज़ा दिया जाता है तो आपके पासपोर्ट में, है ना, गरीबों तुम लोगों के पास तो होगा नहीं पासपोर्ट, तो अब तुम्हें ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, कोशिश करना समझने की। तो क्या होता है कि जो पासपोर्ट दिया रहता है, ठीक है, पासपोर्ट एक बुक होती है, उसमें जब भी वीज़ा होता है तो वहाँ पर एक अटैच किया जाता है एक डॉक्यूमेंट, जिसमें आपको लिखा जाता है कि आपको इस कंट्री में जाने की क्या है, परमिशन है, सारी चीज़ें हैं। तो बेसिकली आपको ये अटैच होता है, स्टेपल्ड होता है, प्रॉपरली फिक्स होता है, और इसमें पूरी चीज़ें मतलब सारे डॉक्यूमेंट, मतलब कंट्री की, चाइना ने, अगर चाइना का वीज़ा है तो चाइना उसे परमिट करेगा कि हाँ ठीक है, आप इंडिया के सिटीज़न हो, आप हमारे यहाँ आ सकते हो, घूम सकते हो, रह सकते हो। समझ में आया, स्टेपल करते हैं प्रॉपर, और उसमें सील साइन सब कुछ होती है, ठीक। लेकिन जो स्टेपल्ड वीज़ा होता है वो क्या होता है, वो अनस्टाम्प्ड वीज़ा होता है, मतलब उसमें स्टाम्प नहीं लगता, ठीक है, और उसको जो है क्या करते हैं, पासपोर्ट में एक पिन से सिर्फ एक कागज़ को अटैच कर देते हैं, ठीक है, मतलब वो परमानेंट नहीं होता, उसे डिटैच कर सकते हैं, फाड़ सकते हैं। आखिर ये सब नाटक क्यों, है ना, आप जब आने दे ही रहे हो तो ये सारे नाटक क्यों कर रहे हो। तो बेसिकली ये डिफरेंट तो होता है रेगुलर वीज़ा से, जो कि अफिक्स होता है और प्रॉपर अथॉरिटी उसे इशू करती है और स्टाम्प लगाती है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने इसे पोजीशन को रिफ्यूज़ किया है। और आखिर ये नाटक क्यों, क्योंकि चाइना जो है इंडिया की जो सॉवरेनिटी है वो एक्सेप्ट नहीं करता, कहाँ कहाँ, अरुणाचल प्रदेश और JNK में। अब जब कोई भी वीज़ा स्टेपल किया जाता है तो ये एक्सेप्ट किया जाता है कि ये नागरिक कहाँ के हैं, अरुणाचल प्रदेश के, और ये अरुणाचल प्रदेश कहाँ का है, इंडिया का। ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा है चाइना, इसलिए वो क्या करता है, स्टेपल्ड वीज़ा देता है, मतलब आने तो दे रहा है लेकिन वो आपकी सॉवरेनिटी इन लोगों पर नहीं मान रहा है, एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, इसलिए वो स्टेपल वीज़ा देता है। जो स्टेपलर से स्टेपल कर देते हैं, जो लूज़ होता है, साथ में कोई स्टाम्प भी नहीं लगाता, बस आने की परमिशन बस दे देता है। इंडिया इसका हमेशा से प्रोटेस्ट कर रहा है। स्टेपल वीज़ा 2005-06 में इन लोगों ने जारी किया था, सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश के लोगों के लिए, और 2008-09 में जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के लिए भी स्टेपल वीज़ा जो है जारी करना, इशू करना शुरू किया था। इंडिया जो है इसका प्रोटेस्ट करता है। इंडिया का जो है कहना है कि किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा क्या था, कॉन्सेप्ट था स्टेपल्ड वीज़ाज़ का, और यही सारी चीज़ें वो पहले से करा रहा है। अभी जो रीसेंट प्लेयर है उनको तो जाने ही नहीं दिया गया, इसके पहले स्टेपल्ड वीज़ा से जाने दिया गया था। तो इस तरीके से स्पोर्टिंग इवेंट्स में जो है पॉलिटिक्स को इंक्लूड करता है चाइना, जो कि बड़ा ही निम्न स्तर की पॉलिटिक्स करने वाली बात है। इंडिया इस लेवल पर नहीं गिर सकता, इंडिया इन सारी चीज़ों का विरोध करता आया है। और ये भी आपको इन सब चीज़ों से समझ में आता है कि इंडिया और चाइना के रिलेशन किस लेवल पर ख़राब हो चुके हैं। इसके पहले भी चाइना ने जो है एक बड़ी ही मतलब छोटी हरकत की थी, जैसे कि जो पीपल लिबरेशन आर्मी का कमांडर है उसे विंटर ओलंपिक्स में टॉर्च बियरर बनाया था, जो कि गलवान वैली क्लैश में क्या कर रहा था, बेसिकली लड़ाई कर रहा था और गलवान वैली क्लैश में बच गया था। तो उसको एज ए हीरो दिखाने के लिए क्या किया गया था, विंटर ओलंपिक्स में उसको टॉर्च बियरर बनाया गया था। तो बेसिकली इन लोग क्या कर रहे हैं, पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स प्लस जियो पॉलिटिक्स सबसे स्कोर करने की कोशिश कर रहे हैं और निम्न स्तर की राजनीति कर रहे हैं। इस तरीके की चीज़ें जो है चाइना करती है। इसके बाद जो वहाँ पर ऑर्गेनाइज़र्स हैं उन लोगों ने भी कुछ नहीं किया, क्योंकि वो जानते हैं चाइना का जो पॉलिटिकल पावर है, इन्फ्लुएंस है, फाइनेंशियल इन्फ्लुएंस है, ये बहुत ज़्यादा है। तो इंडिया और चाइना के जो लेटेस्ट ये जो इवेंट हुआ है वो रिमाइंडर है कि इंडिया चाइना के रिलेशन बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, और वो रिलेशन तब तक के नहीं सुधर सकते जब तक के जो बॉर्डर इशू है वो वापस क्या नहीं होता, नॉर्मल नहीं होता, बॉर्डर इशू रिजॉल्व नहीं होता, जब तक डिसएंगेजमेंट कंप्लीट नहीं होता, 2020 वाला जो अप्रैल वाला स्टेटस को है वो मेंटेन नहीं होता, और चाइना जब तक अपनी बॉर्डर में वापस नहीं जाता तब तक कि इंडिया और चाइना की रिलेशनशिप सही नहीं हो सकते। और इस तरीके की छोटी छोटी टुच्चाई चाइना आगे भी करता चलेगा, और वो ना तो इंडिया को सूट करेगा और ना ही किसको सूट करेगा, चाइना को।
समझ में आया? ये बेसिकली आर्टिकल था। स्टेपल वीज़ा आप लोगों को समझाना था, इसका कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है, क्या रीज़न है, क्यों दिया जाता है, बस इस आर्टिकल में यही इंपॉर्टेंट था। स्टेपल वीज़ा आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपने मेंस आंसर राइटिंग में। स्टेपल वीज़ा इशू करता है इंडिया की सॉवरेनिटी के अगेंस्ट। समझ में आया? ठीक। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है फाइव आइज अलायंस। ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है और अब प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। लास्ट ईयर भी 2022-23 प्रीलिम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट था, 24 वाले प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको याद रखने की ज़रूरत है। अब बात करते हैं बैकग्राउंड की कि क्यों आखिर फाइव आइज अलायंस न्यूज़ में है। रिसेंटली कनाडा ने इंडिया के ऊपर आरोप लगाया कि इंडिया ने कनाडा की जो सॉवरेनिटी है उसे भंग किया है। वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने पार्लियामेंट की पटल पे ये बात कही है और कहा है कि जो इंडिया की सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं IB रॉ, इन लोगों का इन्वॉल्वमेंट होने की बात की गई है इन द किलिंग ऑफ हरदीप सिंह नज्जर। हरदीप सिंह नज्जर जो कि कैनेडियन सिटीज़न थे, प्रो खालिस्तानी एक्टिविटी में लगे हुए थे, इसलिए जो है इंडिया से जोड़ के इनकी हत्या को देखा जा रहा है। फाइव आइज अलायंस की बात की जाए तो ये बेसिकली इन्होंने भी इस बात की पुष्टि की है और कहीं ना कहीं ये जो 5 कंट्री की इंटेलिजेंस शेयरिंग ग्रुपिंग है इसने भी इस बात को माना है। हालांकि अभी कोई एविडेंस किसी के भी पास नहीं है और ना दिए गए हैं। अब फाइव आइज अलायंस होता क्या है ये बात कर लेते हैं। फाइव आइज अलायंस बेसिकली 5 कंट्री का एक ग्रुप है, इंटेलिजेंस शेयरिंग ग्रुपिंग है। ये पांचों कंट्री क्या शेयर करती हैं एक दूसरे के साथ? इंटेलिजेंस शेयर करती हैं। पहली कंट्री कौन है इसमें? US, दूसरी है UK, थर्ड है कनाडा, फोर्थ है ऑस्ट्रेलिया और फिफ्थ है न्यूजीलैंड। इसका निमोनिक्स बना के मैंने रखा है U2 कैन। U2 मतलब US, UK, C फॉर कनाडा, A फॉर ऑस्ट्रेलिया और N फॉर न्यूजीलैंड। U2 कैन अगर आप याद रखेंगे तो आपको आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। अब बात करते हैं कि ये अलायंस बेसिकली फॉर्म क्यों हुआ था। तो ये इसके ओरिजिन की बात करेंगे तो इसका ओरिजिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय से है। US और UK ने डिसाइड किया था शेयर करने के लिए इंटेलिजेंस। दोनों ही लोगों ने इंटेलिजेंस शेयर करने की बात की गई थी, इसलिए की थी क्योंकि दोनों ने मिलकर जर्मन और जापानीज़ के जो कोड थे उसको ब्रेक कर लिया था। 1943 में ब्रिटेन USA एग्रीमेंट हुआ। उसके बाद जो एलन ट्यूरिंग है ना, जो फेमस है कंप्यूटर बनाने के लिए, आपको याद होगा। एलन ट्यूरिंग ने बेसिकली क्या किया था, UK के कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं, उन्होंने वॉशिंगटन में जाके बातचीत की, विजिट की और उसके बाद एक ऑफिशियल एग्रीमेंट साइन हुआ UK USA जो कि 1946 में हुआ। उसके बाद कनाडा ने इसको 1949 में ज्वाइन किया, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया ने इसको 1956 में ज्वाइन किया। ठीक है, और उसके बाद ये अलायंस बन गया। ऑफिशियली इसको कभी एक्नॉलेज नहीं किया गया 1980s तक। उसके बाद लोगों को पता था कि ये एग्जिस्ट करता है। 2010 में UK USA एग्रीमेंट फाइल को रिलीज़ कर दिया गया, तब जो है बेसिकली एक्नॉलेज कर लिया कि हाँ ऐसी कोई चीज़ थी। ठीक है, अभी रिसेंट ईयर की बात करें तो ये कैसे काम कर रहा है, इसका कॉमन इंटरेस्ट अभी क्या है? बैलेंसिंग द राइज ऑफ चाइना। ठीक है, इसका कॉमन इंटरेस्ट है बैलेंसिंग द राइज ऑफ चाइना। इसी कारण से जो फाइव आइज कंट्रीज़ हैं, पाँचों कंट्री वापस क्लोज आ चुकी हैं। और बेसिकली अगर इनकी बात करें तो मेन चीज़ इसके क्लोजनेस की क्या है? इनकी कॉमन लैंग्वेज और म्यूचुअल ट्रस्ट जो इतने सालों से बना हुआ है। अब बात करते हैं कि ये बेसिकली क्या क्या इंटेलिजेंस प्रोवाइड करती हैं, क्या क्या चीज़ें शेयर करते हैं। तो शेयरिंग करने की बात की जाए तो इट इंक्लूड्स नॉन पॉलिटिकल इंटेलिजेंस ओवरसाइट रिव्यू एंड सिक्योरिटी एंटिटीज़ ऑफ द फाइव आई कंट्रीज। ठीक है, तो नॉन पॉलिटिकल जो भी इंटेलिजेंस होगी, सिक्योरिटी से रिलेटेड इंटेलिजेंस होगी, वो इन लोग शेयर करेंगे। उसके लिए इन लोग अलग से कॉन्फ्रेंस रखते हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस एक दूसरे कंट्री की जो भी होगी वो शेयर करेंगे। ये सारी चीज़ें शेयर की जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इनकी जो फॉरेन पॉलिसी होगी उसमें यूनिफॉर्मिटी होगी। जैसे न्यूजीलैंड ने आउटराइटली चाइनीज़ के एक्शन को हांगकांग में कंडेम करने के लिए मना कर दिया था। क्यों? क्योंकि न्यूजीलैंड का बहुत बड़ा पोर्शन ऑफ एक्सपोर्ट कहाँ जाता है? चाइना में। तो इसकी डिपेंडेंसी किसके पास है? चाइना। तो ये चाइना को डायरेक्टली कंडेम नहीं करता है अलग अलग प्लेटफॉर्म पे। तो बेसिकली इनकी क्लोजनेस ज़रूर है, पर इतनी भी क्लोजनेस नहीं है कि इनकी फॉरेन पॉलिसी एक ही तरीके से ड्रिवन हो सके। इसके साथ साथ और भी कुछ ग्रुपिंग है, जैसे कि ऑकस रिसेंटली बनी, ऑस्ट्रेलिया UK US, इसको याद रखना है आपको। क्वाड US इंडिया जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये भी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं एक दूसरे से ना, बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर करते हैं क्वाड में भी। अब आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताओ ऐसी कौन सी कंट्री है जो क्वाड में भी है और फाइव
आइज अलायंस में भी है। तो आपको क्या बताना होगा, कौन सी कंट्री है, यूएस और ऑस्ट्रेलिया। तो ये दो कंट्री है जो दोनों का हिस्सा है। इस तरीके से क्वेश्चन आपको बन सकते हैं, इस तरीके से मतलब इससे कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है, आपको आना चाहिए, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, कुछ भी बनाए यूपीएससी, अपने को बनना चाहिए। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है फुकुशिमा एंड वेस्ट वाटर कंट्रोवर्सी। ये आर्टिकल द हिंदू में आया हुआ है और आपके प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों में पूछा जा सकता है। मेंस में पूछे जाने की संभावना कम है, प्रीलिम्स में आ सकता है स्टैटिक चीज़ें, और इंटरव्यू में आपको पूछा जा सकता है कि ये कंट्रोवर्सी क्या है। तो बात करते हैं बेसिकली इस आर्टिकल की। क्या है ये कंट्रोवर्सी? 2011 में फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर प्लांट एक्सीडेंट हो गया था। क्यों हो गया था? क्योंकि सुनामी और अर्थक्वेक आ गया था, जिसके कारण पानी भर गया, रेडियो एक्टिव मटेरियल रिलीज़ हो गए, उस एरिया को इवैक्यूएट करना पड़ा। जो पानी यहाँ पर आया, जो पानी जमा हो गया, वेस्ट वाटर प्लस प्लांट में भी कुछ वाटर होता है, वो वाटर, ये सारा वाटर बेसिकली क्या हो गया, कंटेमिनेटेड हो गया। और इन सारे वाटर को क्या किया गया, सरकार के द्वारा अब इसको स्टोर करके रख दिया गया। लेकिन ये जो है वाटर बहुत ज़्यादा अमाउंट में था, इसको ज़्यादा समय तक स्टोर नहीं किया जा सकता था, इसलिए सरकार ने इसको ट्रीट करना चालू किया। इसको ट्रीट करने के बाद जो है रिसेंटली गवर्नमेंट ने क्या कहा है, एक नोटिफिकेशन पब्लिश किया है 2021 में, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम ये वाटर को कहाँ रिलीज़ करेंगे, सी में रिलीज़ करेंगे। लेकिन जैसे ही ये न्यूज़ आई, पब्लिक ने, डोमेस्टिकली और फॉरेन पब्लिक ने बेसिकली क्या किया है, इसका अपोज किया है। क्यों अपोज किया है? क्योंकि जो रेडियो एक्टिव मटेरियल हैं वो अभी भी उनके हिसाब से काय में हैं, वाटर में है, जो कि ट्रीटेड वाटर है। अगर हम इसे कहाँ रिलीज़ करते हैं, सी में, तो सी फूड में रेडियो एक्टिव मटेरियल आ सकते हैं और वही सी फूड हम खाएंगे तो अल्टीमेटली ह्यूमन को जो है इससे बहुत सारे हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, हेल्थ रिस्क बढ़ सकती है, कैंसर हो सकता है और अनेक अन्य जो है जेनेटिकली म्यूटेशन वाली डिसीज़ेज़ हो सकती हैं। तो ये सब सारी प्रॉब्लम जो है होने की संभावना है, इसलिए इसका बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है। साथ में बहुत सारी कंट्रीज़ है वो भी इसका प्रोटेस्ट कर रही है। अब बात करते हैं कि जो पानी है वो ट्रीट कैसे किया गया है, किसके द्वारा किया गया है। हाउ इज़ द वाटर बीइंग ट्रीटेड? ये बेसिकली टोक्यो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी जापान के द्वारा इसे ट्रीट किया गया है और बहुत अच्छे से इसे ट्रीट कर लिया गया है। कौन सी टेक्निक इसमें इस्तेमाल की गई है? एडवांस लिक्विड प्रोसेसिंग सिस्टम विच रिमूव 62 टाइप ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल। ये टेक्निक इसको इस्तेमाल की गई है ट्रीट करने के लिए। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, लेकिन इट डज़ नॉट रिमूव ट्रिटियम। ट्रिटियम क्या है? इट्स अ आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। समझ में आया क्या? और ये रेडियो एक्टिव है। ट्रिटियम का जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको कम करने में हम लोग सफल रहे हैं, मतलब जापान सफल रहा है। उसका कॉन्सेंट्रेशन कैसे कम किया गया है? उसमें वाटर जो है ज़्यादा डाल दिया गया है, वाटर का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा के ट्रिटियम का कॉन्सेंट्रेशन कम किया गया है। जापान गवर्नमेंट का क्या कहना है कि जो कॉन्सेंट्रेशन है ट्रिटियम का वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से कम है, 6 गुना कम है। और जो ट्रिटियम है वो बहुत ही एक्सट्रीमली वीक है, उसमें से जो रेडिएशन एमिट होगी वो बहुत एक्सट्रीमली वीक है। एक सिंगल पेपर ऑफ शीट से आप जो है उसको ब्लॉक कर सकते हैं। 6 टाइम क्या है वो लेसर है जितनी लिमिट है ट्रिटियम की, जिससे जो आपके ड्रिंकिंग वाटर में अगर आ भी जाता है तो आपको हेल्थ का खतरा नहीं होगा। ठीक है, ये बेसिकली कौन कह रहा है? जापान की गवर्नमेंट बोल रही है। साउथ कोरिया ने शुरू में इसको अपोज किया था, लेकिन IAEA ने भरोसा दिलाया कि जो ट्रीट होने के बाद पानी है उससे रिस्क बहुत कम हो गई है, ना के बराबर रिस्क हो गई है। इसलिए साउथ कोरिया ने फाइनली जो है क्या कर दिया है, एग्री कर दिया है। और हालांकि आसपास का जो सी फूड, जो फुकुशिमा के आसपास का एरिया है, वहाँ के जितने भी एरिया में सी फूड है उसका बैन ऑलरेडी लगाया जा चुका है। ठीक है, आप रिमूव नहीं कर सकते ट्राइटियम को, क्योंकि ये हाइड्रोजन के जैसे होता है, इसको रिमूव नहीं किया जा सकता, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। सिर्फ इसका कॉन्सेंट्रेशन कम कर सकते हैं। वो भी हम कैसे कर सकते हैं? इसमें H2O मिक्स कर करके, और उसको हम रिलीज़ करने वाले हैं। पब्लिक ने इसको बहुत ज़्यादा अपोज किया है। इससे क्या थ्रेट है? तो एक्चुअल में देखा जाए तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इसका थ्रेट ज़रूर है। इवन अ लो लेवल ऑफ रेडियो एक्टिव एक्सपोजर कैन हार्म द हेल्थ ऑफ द ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट। अगर थोड़ा सा भी लेवल होगा रेडियो एक्टिव एक्सपोजर का तो वो इंसान के लिए
बहुत ख़तरनाक हो सकता है, एनवायरनमेंट के लिए ख़तरनाक हो सकता है, सी क्रिएचर्स के लिए भी ख़तरनाक हो सकता है। साथ ही में ये अगर हमारे लिविंग क्रिएचर्स खाते हैं तो उनकी बॉडी में आ जाएगा ट्राइटेटेड वाटर इन द फॉर्म ऑफ ट्राइटिएटेड वाटर, और वही फिर ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में फैल जाएगा। वही सारी चीज़ें बेबीज़ में आएंगी। इंजेस्टेड वुमेन, अगर जो प्रेग्नेंट वुमेन है अगर वो सारी चीज़ें यूज़ करती हैं, खाती हैं, सी फूड खाती हैं, तो बच्चे होने वाली जो जनरेशन है उनमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है। ये बेसिकली हेल्थ इशू बताया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है क्या, लेकिन इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, उन्हें रिलीज़ तो करना ही पड़ेगा। इतना सारा पानी अगर रखेंगे स्टोर और कहीं लीक हो गया तो और ज़्यादा डैमेज हो सकता है। ठीक है, इसलिए सरकार को, जापान गवर्नमेंट को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। हाउ दिस अफेक्टिंग द रीजनल पॉलिटिक्स, रीजनल पॉलिटिक्स को ये अफेक्ट कर रहा है। साउथ कोरिया और जापान के रिलेशन अगर हम बात करें, ट्रेडिशनल रिलेशन अच्छे नहीं हैं, इनकी हिस्ट्री जो है बहुत ख़तरनाक है। जापान ने साउथ कोरिया पे कब्ज़ा कर लिया था और वहाँ की वुमेन को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया था, बहुत ख़राब ट्रीट किया था, तो ये अभी तक के खटाश है इन दोनों के रिलेशन में। लेकिन चाइना और नॉर्थ कोरिया के असर्टिवनेस के कारण इन दोनों के संबंध जो है बेहतर हो गए हैं। अभी रिसेंटली साउथ कोरिया के जो प्रेसिडेंट हैं और जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं साथ में सी फूड खाते हुए दिख रहे हैं, ताकि लोगों को भरोसा दिलाया जा सके कि जो सी फूड है वो कंटेमिनेटेड नहीं है, उस जो एक्सपोजर रेडिएशन का एक्सपोजर है वो बहुत कम है सी फूड में, और जो भी वाटर डाला जा रहा है वो सेफ़ है उसके बावजूद भी सी। तो ये बेसिकली सिग्नल सिंबल देने की कोशिश की जा रही है दोनों के बीच में। पहले साउथ कोरिया तैयार नहीं था, लेकिन अभी दोनों के बीच में बोन होमी बन चुकी है, अच्छे रिलेशन डेवलप हो चुके हैं। लेकिन चाइना जो है, रशिया और चाइना दोनों ऑन बोर्ड नहीं है, इस रिलीज़ के अगेंस्ट है। चाइना का अगर एंगल देखा जाए तो चाइना ने हार्डलाइन रिस्पॉन्स रखा है। चाइना ने हार्डलाइन रिस्पॉन्स जो है देखना जियोपॉलिटिकल लेंसेज से देखने की ज़रूरत है। जियोपॉलिटिकल लेंसेज का मतलब है चाइना नहीं चाहता कि साउथ कोरिया और जापान के रिलेशन अच्छे हों, क्योंकि वो उसी को टारगेट करेंगे, तो इसलिए वो ये सारी चीज़ें है ना इस पे हार्ड लाइन रखा हुआ है ताकि इन दोनों के रिलेशन ख़राब हो सके। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, दोनों के रिलेशन अभी भी बढ़िया और स्ट्रेटेजिक रिलेशन अच्छे चल रहे हैं, ये इंसिडेंट होने के बावजूद भी। ठीक है, तो व्हाट नेक्स्ट, अगले 30 सालों तक ये ट्रीटेड वाटर को जापान धीरे धीरे रिलीज़ करेगा, और गवर्नमेंट उसके साथ साथ 80 बिलियन का कंपनसेशन दे रही है फिशर्स को, क्योंकि वो अपना मार्केट, पब्लिक फियर्स के कारण वो मार्केट लूज़ करेंगे। तो 80 बिलियन का कंपनसेशन किसको दिया जा रहा है, फिशरमैन को दिया जा रहा है, और धीरे धीरे 30 साल में ये वेस्ट वाटर क्या किया जाएगा, रिलीज़ किया जाएगा। तो बेसिकली ये कंट्रोवर्सी थी, ये आर्टिकल था, इसमें ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। लास्ट आर्टिकल है 3 होशालास टेम्पल ऑन यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट। ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है और प्रीलिम्स के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपको होशाला डायनेस्टी के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। साथ में टेम्पल आर्किटेक्चर हैं, उसके फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डायरेक्ट सवाल पूछा जा सकता है। सेम क्वेश्चन यूपीएससी के मेंस में भी पूछ सकता है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आर्किटेक्चर के, टेम्पल्स के, इस तरीके की चीज़ें आपको डायरेक्टली मेंस में भी आ सकती है। तो जीएस 1 के पर्सपेक्टिव से भी इम्पॉर्टेंट है। एक मेंस का क्वेश्चन आपको क्या पूछ सकते हैं, जो हम यहाँ पर एक्सप्लेन भी करेंगे। हाउ विल यू एक्सप्लेन दैट द होशाला टेम्पल स्कल्पचर रिप्रेजेंट सोशल लाइफ। सेम क्वेश्चन सीएसई 2022 मेंस में पूछा गया था, बस उसमें एक वर्ड अलग था। हाउ विल यू एक्सप्लेन दैट द मिडिवल टेम्पल स्कल्पचर्स रिप्रेजेंट सोशल लाइफ। उसमें आपको होशाला टेम्पल के बारे में भी लिखना था, क्योंकि ये भी मिडिवल में बनाया हुआ है। तो सारे स्कल्पचर उस समय जो भी थे वो किस तरीके से सोशल लाइफ रिप्रेजेंट करते थे, इसको एक्सप्लेन करना था, और ये मेंस में ऑलरेडी आ चुका है। अब हम सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं आर्टिकल। बेसिकली आर्टिकल है क्या, यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में 3 टेम्पल को जगह दे दी है। किस एंट्री में दी है, सेक्रेड एनसेम्बल्स ऑफ द होशालास। ठीक है, ये जो 3 टेम्पल हैं, इसमें जो वॉल हैं, एक्सटीरियर वॉल, वो बहुत ज़्यादा फेमस है अपने स्कल्पचर्स के लिए, और उसे कैसे डिस्क्राइब किया गया है, आर्ट विच अप्लाइज टू स्टोन द टेक्निक ऑफ आइवरी वर्कर और गोल्ड स्मिथ। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको डायरेक्टली उठा के आपको पूछ सकता है, और बात आपको क्वेश्चन में बात कर सकता है कि बताइए कि कौन सी डायनेस्टी या किस टेम्पल्स की बात हो रही है। समझ में आया क्या, तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप लिख सकते हैं अपने नोट्स में। अब बात करते हैं कौन से 3 टेम्पल हैं होशालास डायनेस्टी के, कौन कौन से टेम्पल हैं। शुरू करते हैं। फर्स्ट टेम्पल है हमारा चिन्ना केशवा टेम्पल। कब बनाया गया था
1117 एडी में 12th सेंचुरी। बेलूर जो कि पहले होशालास की कैपिटल हुआ करती थी, उस जगह पे इसे बनाया गया है। कौन सा टेम्पल है ये? विष्णु टेम्पल है। विजय नारायण टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद किंग विष्णु वर्धना के द्वारा ये टेम्पल बनाया गया था। क्यों बनाया गया था? टू मार्क विक्ट्री अगेंस्ट चोलास। उनने चोलास के साथ युद्ध किया था। उस समय चोलास सबसे पावरफुल डायनेस्टी थी, तो उनसे विजय होने के बाद ये टेम्पल जो है बनाया गया था। नेक्स्ट टेम्पल की बात करते हैं, सेकंड नंबर का केशवा टेम्पल कहाँ बनाया गया था? सोमनाथपुरा में, कर्नाटक की बात हो रही है। मिड 1200 में ये टेम्पल बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था? बाय सोमनाथ। ये जनरल थे होशाला किंग नरसिम्हा III के, जो जनरल थे उनके द्वारा ये टेम्पल बनाया गया था। जो थर्ड टेम्पल है, जो सबसे इम्पोर्टेंट टेम्पल है, वो है होशालेश्वरा टेम्पल। ये शिव भगवान का सबसे बड़ा टेम्पल किसके द्वारा बनाया गया था? मतलब होशालास डायनेस्टी में शिव भगवान के लिए बनाया हुआ सबसे बड़ा टेम्पल। ओवरऑल सबसे बड़ा टेम्पल नहीं था, शिव भगवान का होशाला डायनेस्टी के द्वारा बनाया हुआ सबसे बड़ा टेम्पल था ये। 12th सेंचुरी में इसे बनाया गया था। और कहाँ बनाया गया था? हालेबीडु में बनाया गया था, जो कि कर्नाटक में। सबके बारे में और बात करेंगे आगे। अब बात करते हैं कि होशाला डायनेस्टी थी है कौन सी डायनेस्टी थी ये। बेसिकली होशाला डायनेस्टी कर्नाटका में 10th से 14th सेंचुरी के बीच में पावर में रही। शुरुआत में ये वेस्टर्न चालुक्य के प्रोविंशियल गवर्नर थे। ठीक है, वेस्टर्न चालुक्य के गवर्नर थे। बाद में जब वेस्टर्न चालुक्य और चोलास क्रम्बल हो गई, उसके बाद यहाँ के जो गवर्नर हैं उन्होंने अपनी खुद की डायनेस्टी बनाई, जिसका नाम क्या था? होशालास डायनेस्टी। ये बेसिकली आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। इनकी 2 कैपिटल रह चुकी है, एक का नाम है बेलूर और दूसरी है हालेबीडु, और उसको और भी क्या कहा जाता था? द्वारा समुद्रा। ठीक है, ये आपको कैपिटल भी पता होना चाहिए। आपको यूपीएससी में क्वेश्चन आ सकता है होशालास डायनेस्टी के ऊपर डायरेक्टली। ठीक है, अब हम बात करेंगे जो टेम्पल हैं उसके फीचर्स क्या क्या हैं। होशाला टेम्पल के फीचर की बात कर लेते हैं। पहला और इम्पॉर्टेंट फीचर क्या है? जितना भी टेम्पल है वो कैसे बनाया गया है? सोप स्टोन का इस्तेमाल कर यूज़ ऑफ सोप स्टोन। सोप स्टोन की बात करते हैं। बेसिकली ये जो पत्थर है बहुत मेलिएबल है, आसानी से इसे ठोक पीट करके शेप दिया जा सकता है, मतलब ईजी टू कार्व पत्थर है। इसी कारण से जो स्कल्पचर्स हैं टेम्पल वॉल पे वो अबंडेंस में दिखाई दे रहे हैं। अबंडेंस ऑफ इंटीग्रेट स्कल्पचर्स ऑन द टेम्पल वॉल। यही एकमात्र रीज़न है कि टेम्पल वॉल पे बहुत छोटे छोटे स्कल्पचर डिज़ाइन बनाई गई है। अब जो स्कल्पचर और डिज़ाइन बनाई गई है उसमें जो बनाई हुई चीज़ें हैं, जैसे ज्वेलरी, हेड गियर, क्लोथ्स, एब्सेक्ट्रा ऑफ स्कल्पचर गिव आइडिया ऑफ सोसाइटी ऑफ द टाइम। जो भी चीज़ें उसमें बनाई गई है, जैसे कि ज्वेलरी हो गई, क्लॉथ हो गई, उससे हमें सोसाइटी उस वक्त कैसी थी, रिच थी, पुअर थी, किस तरीके से जो सोसाइटी बिहेव कर रही थी, वो सब हमें कैसे पता चलता है? इन स्कल्पचर्स द्वारा, जो कि टेम्पल वॉल पे बनाए गए थे, दर्शाए हुए थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोई भी सोसाइटी का सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल जो भी चीज़ें चल रही होती है वही चीज़ें आर्किटेक्चर में रिफ्लेक्ट होती है। जैसे इस वक्त आप देखें नेशनलिस्ट गवर्नमेंट है तो ज़्यादातर मूवी पैट्रियोटिज़म पे बन रही है ना। अपन रिसेंटली देख सकते हैं जवान, पठान और जितनी भी मूवीज़ हैं, इस तरीके की मूवीज़ रहती हैं जो पैट्रियोटिज़म वाली, क्योंकि सरकार क्या है? नेशनलिस्ट। जैसी सोशो पॉलिटिकल सिचुएशन होगी उसी चीज़ को रिफ्लेक्ट काय में किया जाएगा? आर्किटेक्चर में किया जाएगा। नेक्स्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कन्फ्लुएंस ऑफ 3 यूनिक स्टाइल। ये जो आर्किटेक्चर है ये 3 यूनिक स्टाइल से मिलकर बना है। पहला है द्रविड़ा, दूसरा है वेसारा स्टाइल और तीसरा है नगरा। तीनों का अमलगमेशन किया गया है। द्रविड़ा जो फेमस किसकी है? पल्लवा और चोला डायनेस्टी ने द्रविड़ा दिया था। वेसारा स्टाइल किसने दिया था? राष्ट्रकूटास और चालुक्यास ने। और नगरा किसने दिया था? गुप्तास ने। इन तीनों का अमलगेशन हमें काय में मिलेगा? होशाला टेम्पल के जितने भी टेम्पल हैं उसमें इन तीनों चीज़ों की झलक देखने को हमें मिलेगी। इसका रीज़न बेसिकली क्या है? इसका रीज़न पॉलिटिकल है। बेसिकली क्या होता था उस समय, जितने भी मिलिट्री एक्सपीडिशन होते थे तो अपने साथ वहाँ के कारीगर और मेसॉन को जो है लेकर आ जाया जाता था, स्कल्पचर्स वालों को लेके आ जाते थे, और अपने साथ जो ले आते थे तो वहाँ की स्टाइल भी आती थी, और फिर यहाँ पर कोई भी आर्किटेक्चर बनाया जाता था तो वो सारी चीज़ें इनके आर्किटेक्चर में रिफ्लेक्ट हुआ करती थी। तो इसका पॉलिटिकल डायमेंशन है।
और जो लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर्स है वो है मेसन और स्कल्पचर्स लीव हिज हर नेम इन द टेम्पल। जो मैसन जो कारीगर हैं उनके नाम भी जो है टेम्पल में होते थे, नाम के साथ साथ कुछ डिटेल्स भी होती थी। ये बेसिकली फीचर्स हो गए कुछ। दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें और हैं इस टेम्पल के बारे में, आर्किटेक्चर के बारे में। एक तो टेम्पल जो है स्टार शेप प्लेटफॉर्म के ऊपर बनाए गए थे जिसको हम बोलते हैं स्टेलेट स्टाइल, ठीक है। इसकी फ़ोटो मैं आपको दिखाऊंगा, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। और साथ में सैंपल में बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं इनसाइड द टेम्पल, बहुत सारे मतलब टेम्पल बनाया गया है। टेम्पल ये इस तरीके से टेम्पल है, इसमें छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स अलग अलग बनाए गए हैं और जो प्लेटफॉर्म है वो स्टार शेप्ड के प्लेटफॉर्म है। इसकी फ़ोटो दिखा देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ये बेसिकली पूरा का पूरा फीचर्स हो गए हमारे काय के होशाला टेम्पल्स के, ठीक है। अब आप लोग फ़ोटो देख लीजिए, उससे आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। एक तो स्टेलेट शेप्ड प्लेटफॉर्म आपको दिख जाएंगे और दूसरा कई सारे जो इनसाइड टेम्पल में स्ट्रक्चर बने हैं वो दिख जाएंगे। ये आप देख सकते हैं जो प्लेटफॉर्म है वो इस स्टार शेप्ड स्ट्रक्चर के हैं और बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं। तो बेसिकली ये हमारा आर्टिकल था। होपफुली आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। थैंक यू और एन्जॉय योर डे।